ईवीएम का सोर्स कोड किसके पास है? ये ईवीएम का जो सोर्स कोड है, ये क्या उन कंपनियों के पास है जो ईवीएम बनाती हैं, कि ये चुनाव आयोग के पास है? हमको पेपर बैलेट पे वापस चला जाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मुल्क थे जिन्होंने ईवीएम का प्रयोग किया था। जापान, जर्मनी, अमेरिका, जहां पे ये आजाद हुए थे, वो सारे पेपर बैलेट पे वापस क्यों चले गए? केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी, पेपर बैलेट पे करा लीजिए ना चुनाव। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। चुनाव आयोग को क्या फर्क पड़ता है ईवीएम से हो या पेपर बैलेट से हो? ना संविधान में ना कानून में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का कोई प्रावधान है। आप पूरे बिहार के लिए एसआईआर नहीं कर सकते, आप पूरे केरल के लिए एसआईआर नहीं कर सकते, आप पूरे पश्चिम बंगाल के लिए एसआईआर नहीं कर सकते कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कौन सी चुनाव क्षेत्र में कहां पे गड़बड़ है, क्या कंप्लेंट चुनाव आयोग को मिली, जहां पे एसआईआर हो रहा है उसके कारण क्या है, वो सदन के पटल पे रखने चाहिए। आवाम का भरोसा लोकतंत्र में टूटता है तो अराजकता फैलती है अध्यक्ष जी, कि ये जो सरकारी पैसे से जो ये डायरेक्ट कैश ट्रांसफर चुनाव से पहले होते हैं, ये डायरेक्ट कैश ट्रांसफर को बिल्कुल बंद करवाना चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह से लोकतंत्र के खिलाफ है। ना संविधान में ना कानून में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का कोई प्रावधान है। ये सिर्फ एक अख्तियार चुनाव आयोग को दिया गया था कि अगर किसी क्षेत्र में कोई गड़बड़ी है इलेक्टोरल रोल के साथ, कोई मतदाता सूची ठीक नहीं है, तो उसको ठीक करने के लिए फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एंड रीजंस टू बी मेड पब्लिक, तो ही आप एसआईआर कर सकते हैं। आप पूरे बिहार के लिए एसआईआर नहीं कर सकते, आप पूरे केरल के लिए एसआईआर नहीं कर सकते, आप पूरे पश्चिम बंगाल के लिए एसआईआर नहीं कर सकते। आप एसआईआर अगर करना चाहते हैं तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हर चुनाव क्षेत्र में अलग अलग जो आपको खामियां लगती हैं, उन खामियों को रिकॉर्ड करके इन राइटिंग उसको सार्वजनिक करके फिर आप कर सकते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि कहां है वो रीजंस रिकॉर्डेड इन राइटिंग? सरकार को चुनाव आयोग से वो जो कारण है उनको अपने संज्ञान में लेकर सदन के पटल पर रखना चाहिए कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कौन सी चुनाव क्षेत्र में कहां पे गड़बड़ है, क्या कंप्लेंट चुनाव आयोग को मिली और उस कंप्लेंट के आधार पर क्या उन्होंने इंक्वायरी की, और क्या इंक्वायरी करने के बाद वो अगर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि एसआईआर एक चुनाव क्षेत्र में होना चाहिए, तो उसके जो कारण है वो सार्वजनिक होने चाहिए। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस बुनियादी प्रश्न के ऊपर कि चुनाव आयोग को एसआईआर कराने का अख्तियार है कि नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अदालत में भी इसकी चर्चा नहीं हुई। ये होनी चाहिए थी। और आज मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि हर संसदीय क्षेत्र, हर असेंबली क्षेत्र जहां पे एसआईआर हो रहा है, उसके कारण क्या है वो सदन के पटल पे रखने चाहिए। देश को ये जानने का हक है कि ये एसआईआर किस तरह से करवाया जा रहा है। अब मैं ईवीएम्स पे आता हूं अध्यक्ष। ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, लोकतंत्र एक भरोसे पे चलता है अध्यक्ष, और वो भरोसा क्या है कि जब वो 98 करोड़ लोग जाकर उस लाइन में खड़े होते हैं, 5-5, 7-7 घंटे कभी कभी धूप पे खड़े होते हैं। आप राजस्थान से आते हैं, आप जानते हैं कैसी चिलचिलाती गर्मी रहती है मई जून में। उसको ये भरोसा होना चाहिए कि जो वो वोट डाल रहा है वो सही जगह जा रहा है कि नहीं। और आज इस देश में बहुत लोगों को ये चिंता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ईवीएम मैनिपुलेट हो रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि लोगों को इस बात की चिंता है कि ईवीएम मैनिपुलेट हो सकते हैं। और जब
आवाम का भरोसा लोकतंत्र में टूटता है तो अराजकता फैलती है अध्यक्ष जी, अराजकता फैलती है। और इसलिए यह बहुत जरूरी है। मैंने सदन में सवाल पूछा था, किरण रिजिजू जी यहां पे है नहीं, उस समय वो कानून मंत्री थे 25 मार्च 2002 को। मैंने ये पूछा था इस सदन में, आप आसन पे थे अध्यक्ष जी, कि ये ईवीएम का सोर्स कोड किसके पास है? ये ईवीएम का जो सोर्स कोड है, ये क्या उन कंपनियों के पास है जो ईवीएम बनाती हैं, कि ये चुनाव आयोग के पास है? Who has the source code of these EVMs? I did not receive an answer that day. I have not received an answer till now. और मैं आज आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि सरकार को चुनाव आयोग से यह बात पूछकर हम लोगों को बतानी चाहिए कि क्या उसका सोर्स कोड जो मदरबोर्ड प्रोग्राम होता है वो उनके पास है कि उन कंपनियों के पास है जो ये मशीनें बनाते हैं। और मैं अध्यक्ष जी बहुत जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं कि इसका ये जो लोगों में आशंका है, इसको हल करने के दो ही तरीके हैं। या तो 100% वीवीपैट की काउंटिंग हो, 100% वीवीपैट की काउंटिंग हो, और या जो उससे बढ़िया सलूशन है कि हमको पेपर बैलेट पे वापस चला जाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मुल्क थे जिन्होंने ईवीएम का प्रयोग किया था, जापान, जर्मनी, अमेरिका, जहां पे ये आजाद हुए थे, वो सारे पेपर बैलेट पे वापस क्यों चले गए? क्या कारण था कि वो पेपर बैलेट पे चले गए? वो कारण ये था that after all the EVM is a machine and any machine can be manipulated। और मैं अध्यक्ष जी एक बात कहना चाहता हूं कि अगर ईवीएम में सब कुछ ठीक है, सब कुछ बिल्कुल पारदर्शित है, एवरीथिंग इज कोस्टर, एवरीथिंग इज अबव बोर्ड। 6 प्रदेशों में चुनाव होने जा रहे हैं, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी। पेपर बैलेट पे करा लीजिए ना चुनाव, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, चुनाव आयोग को तो चुनाव करवाना है, चुनाव आयोग को तो चुनाव करवाना है। चुनाव आयोग को क्या फर्क पड़ता है ईवीएम से हो या पेपर बैलेट से हो? चलो अगर 3-4 दिन लग भी गए गिनती में, लोगों का भरोसा जो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो भारत की बुनियाद है, जिस लोकतंत्र के बारे में हम दुनिया में गूंज के कहते हैं कि हम भारत देश के सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसकी विश्वसनीयता वापस आ जाएगी अध्यक्ष जी। आज ये जो प्रश्न चिन्ह ईवीएम्स ने हमारे लोकतंत्र पर लगाया है, ये सबसे बड़ा जो सवालिया निशान है। अब मैं अगली बात पे आता हूं अध्यक्ष जी। ये जो सरकारी पैसे का दुरुपयोग होना शुरू हो गया है कि चुनाव आया, चुनाव से पहले आपने लोगों के खातों में कैश ट्रांसफर करने शुरू कर दिए। ये कैसा लोकतंत्र है? ये कैसा लोकतंत्र है कि चुनाव से 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, महीना पहले, 2 महीने पहले आप लोगों के खातों में पैसे डालने शुरू कर देते हैं। अच्छा, और मैं इसलिए ये चिंता का विषय है, लोकतंत्र के साथ जो तो खिलवाड़ होता है, भारत के राजस्व के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होता है। मैंने एक सवाल पूछा था संसद में 24 मार्च 2025 तक, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की कंबाइंड लायबिलिटीज है, जो उनकी देनदारी है, वो 2.67 लाख करोड़ है। ये देनदारी केंद्र सरकार की 196 लाख करोड़ होगी 31 मार्च 2026 को। जो कंबाइंड डेट टू जीडीपी रेशो है वो 86.6% है आपके वर्ष 23-24 में। 18 में से 28 राज्य ऐसे हैं जिनका डेट टू जीडीपी रेशो 30% से ज्यादा है। बिहार का 37% है। मैं अध्यक्ष जी ये प्रस्ताव करना चाहता हूं कि आर्टिकल 292 और 93 के तहत इस संसद को अख्तियार है कि वो जो बोरोइंग लिमिट्स हैं, केंद्र सरकार की भी और राज्य सरकार की भी,
दोनों की बोरोइंग लिमिट्स फिक्स कर सकता है। उसमें एक आर्टिकल 293A और जोड़ने की जरूरत है, और वो उस आर्टिकल को यह कहना चाहिए कि अगर केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार का डेट टू जीडीपी रेशो 20% से ज्यादा है, आइडियली तो 10% होना चाहिए, तो वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार कोई कैश ट्रांसफर नहीं कर सकती। You cannot win elections at the cost of the national exchequer or the state exchequer. This will absolutely bankrupt our democracy. This will bankrupt our country. ये एक बहुत अहम प्रस्ताव है जिसको बहुत गंभीरता से इस सदन को अपने संज्ञान में लेना चाहिए। नहीं तो अध्यक्ष जी, कोई राज्य सरकार बदलेगी नहीं कि चुनाव आया, किसी ने 20,000, किसने 15,000, किसने 35,000 रुपया लोगों के खातों में डाल दिया और दोबारा आप चुन के आ गए। और जो आपके सूबे का कर्जा है वो और ऊपर चढ़ता जा रहा है। कई सूबे तो इस देश में ऐसे हैं जो इंटरेस्ट को सर्विस करने के लिए, ब्याज को सर्विस करने के लिए, ब्याज चुकाने के लिए कर्जा लेते हैं। ये किस तरह का मुल्क बनाने जा रहे हैं हम? और ये चुनाव जीतना, सरकार बनाना, दिस इज नॉट एन एंड इन सेल्फ। हमसे पहले बहुत लोग आए, हमसे बाद में बहुत लोग आएंगे, पर अगर ये देश बचेगा, इसका लोकतंत्र बचेगा, तो ही आने वाली पीढ़ियां ये कहेंगी कि हमारे पूर्वज जो थे वो हमको एक धरोहर सौंप के गए हैं। ये इंटरजेनरेशनल इक्विटी नहीं सौंप के गए। मैं एसआईआर के बारे में एक और चीज कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी। अगर आप एसआईआर कर रहे हैं, मेरा तो मानना यह है कि चुनाव आयोग के पास कोई लीगल बेसिस नहीं है, कानून उनको इजाजत ही नहीं देता एसआईआर करने की। पर अगर आप कर रहे हैं तो आप मशीन रीडेबल लिस्ट क्यों नहीं देते राजनीतिक दलों को? उसमें क्या आपत्ति है? अरे एक तरफ तो आप डिजिटल की बात करते हैं कि भाई हम ईवीएम से चुनाव करवाएंगे, दूसरी तरफ उसी डिजिटल पे आप मशीन रीडेबल लिस्ट भी देने के लिए तैयार नहीं है। ये कैसी विडंबना है? ये कैसा खेला हो रहा है? और आखिरी में अध्यक्ष जी, क्योंकि समय निकलता जा रहा है, आपने शुक्रवार को मुझे अपना प्राइवेट मेंबर्स बिल रखने का मौका दिया। मेरी ट्रेन छूट रही थी, आपने बहुत कृपालता की। मैं उस समय आपने मेरे से एक सवाल किया था कि क्या एंटी डिफेक्शन लॉ को अमेंड कर देना चाहिए, और मैंने आपको कहा था कि मैं ये प्राइवेट मेंबर्स बिल 2010 में लेके आया था, 2021 में रखा था और 2025 में दोबारा से लेके आया हूं। देखिए, जब एंटी डिफेक्शन लॉ आया था उसके पीछे नियत बिल्कुल ठीक थी कि आया राम गया राम की राजनीति को रोकना चाहिए। पर हुआ क्या है, जो रिटेल प्रोसेस था वो पहले होलसेल हुआ कि 1/3 डिफेक्शन, फिर 2/3 डिफेक्शन 2003 में जब स्वर्गीय अरुण जेटली जी उसमें संशोधन लेके आए, और 2014 के बाद तो बिल्कुल ही मेगा मार्ट एक्टिविटी बन गया है। और उसकी सीधी सीधी कैजुअलिटी क्या हुई है? ये जो संसद में लोकतंत्र है वो समाप्त होता जा रहा है। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी, कॉन्शियंस और कॉमन सेंस ये बिल्कुल इन सदनों से बाहर जा रहा है। अध्यक्ष जी, कभी आपके पास इतना रिसर्च का ताना बाना है, कभी आप एक रिसर्च करवा के देखिए 1950 से लेकर 1985 तक इसी सदन की डिबेट की क्वालिटी क्या थी, और 1985 से लेकर 2025 तक उस चर्चा की क्वालिटी क्या रह गई है, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो अध्यक्ष जी, मैं आखिर में यह कहना चाहता हूं कि मेरी 3 मांगे हैं, क्योंकि चुनाव सुधार के ऊपर यह चर्चा है। सबसे पहले तो वो इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों का चयन करने का कानून बदलिए, उसमें नेता प्रतिपक्ष को शामिल कीजिए राज्यसभा के, और नामजद तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शामिल कीजिए। जब बैलेंस रहेगा तभी तो क्या कहते हैं खेल ठीक होगा ना।
और दूसरा ये SIR बंद कीजिए। देर इज नो प्रोविजन इन लॉ विच अलाउज द SIR टू गो अहेड। अब आप कहेंगे जी पहले जो सारी SIR हुई वो क्या अवैध थी? और मेरा जवाब बिल्कुल सीधा है, मल्टीपल रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। अगर किसी ने उस समय कानून नहीं देखा, इसका यह मतलब नहीं है कि जो अब हो रहा है वो सही है। और जिस तरह से कथाकथित खुदकुशियों की खबरें आ रही हैं, BLO खुदकुशी कर रहे हैं, जिस किस्म का प्रेशर उनके ऊपर है, ये किस तरह का SIR हम करवा रहे हैं इस देश में। और तीसरा और मेरा आखिरी आपसे अनुरोध ये है कि ये जो सरकारी पैसे से जो ये डायरेक्ट कैश ट्रांसफर चुनाव से पहले होते हैं, ये डायरेक्ट कैश ट्रांसफर को बिल्कुल बंद करवाना चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह से लोकतंत्र के खिलाफ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने बहुत धैर्य से सुना।